पिछड़ा है वो दलितों पे अत्याचार करने में अगड़ा है कि दलित पिछड़ों की एकता बननी चाहिए। वो एकता तब तक नहीं बन सकती है जब तक हमारे लोगों पे आप अत्याचार करेंगे। कहीं जाट, कहीं पे गुज्जर, कहीं पे यादव, कहीं पे पटेल, कहीं पे पाटिल, कहीं पे मराठा, लेकिन सारी बंदूक की नाल तो हम ब्राह्मणवाद की तरफ लगाए हुए हैं, सवर्णों की तरफ लगाए हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र बनाने की सर्वाधिक जल्दी जितनी ब्राह्मण बनिया राजपूत को नहीं है, उतनी पिछड़ों में से लठे जातियों को। मूंछ रखने पे, घोड़ी पर बैठने पे, या मटका छू लेने पे, या सार्वजनिक स्थल पर अच्छे कपड़े पहन करके कोई व्यक्ति चला जाए, उसको लेकर के क्या प्रॉब्लम हो रही समाज में। और डॉक्टर अंबेडकर के पथ पे चलने की कोशिश करती है, वो जाति वहाँ पे टारगेट में आ जाती है। देश भर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कोई बोलता नहीं है। अगर राजस्थान से ये सारी चीज़ें आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो समाज है वो अन्याय अत्याचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वो निरंतर प्रतिरोध में अपनी आवाज़ उठा रहा है, और उसी आवाज़ को आप यहाँ तक सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको इस रूप में भी देखिए। राजस्थान एक सामंती राज्य रहा है, उसका नाम ही राजाओं के स्थान से पड़ा हुआ है। तो पूरा जो फ्यूडल एक सिस्टम रहा है, और पिछले लगभग 1000 सालों में आप अगर देखेंगे तो राजस्थान के इतिहास में कोई रेजिस्टेंस का मूवमेंट नहीं है। इवन भक्ति आंदोलन में भी कोई ऐसा रैदास या कबीर जैसा संत भी नहीं है जो समाज को जगाए। तो बहुत लंबी नींद के बाद राजस्थान जग रहा है, पर चूंकि जाति की पूरी जो व्यवस्था है समाज की, और उसमें अब परिवर्तन हो रहा है, तो जब भी किसी चीज़ में आप परिवर्तन करते हैं, जब भी ठहरे हुए पानी में आप कंकर मारते हैं, तो लहर तो उठती है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, उसको समाज में आ रही चेतना के रूप में देखिए, और इस रूप में भी देखिए कि राजस्थान में जो अब दलित आदिवासी समाज है वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रतिरोध में उठ के खड़ा हो रहा है। सर, जितेंद्र मेघवाल को मुंह सकने पर मार दिया गया, ऐसे खबरें आई थी सर मीडिया में। जितेंद्र के मामले में अगर आप देखेंगे तो 12वां गांव पाली का, बाली जिले का, उस गांव में तकरीबन 28 सालों से उस गांव के लोग मुक्ति का संघर्ष कर रहे हैं। 28 सालों से, यानी कि जितेंद्र के पैदाइश से पहले से ही उनके परिवार के और उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर ज़मीन के अधिकार को लेके, उपासना के अधिकार को लेके, कई चीज़ों को लेकर के वो लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि जितेंद्र मेघवाल का मर्डर एक तरीके से उस मुक्ति संघर्ष की पराकाष्ठा है, जहाँ पर लोग अब अपनी शहादत की स्थिति में आ गए हैं। केवल मूंछ नहीं है, बात यह है कि मूंछ रखने पे, घोड़ी पर बैठने पे, या मटका छू लेने पे, या सार्वजनिक स्थल पर अच्छे कपड़े पहन करके कोई व्यक्ति चला जाए, उसको लेकर के क्या प्रॉब्लम हो रही समाज में। तो जितेंद्र एक प्रतीक है उस पूरी मुक्ति के संग्राम का, कि हम मूंछें भी रखेंगे, हम अच्छा कपड़ा भी पहनेंगे, हम घोड़ी पर भी बैठेंगे, हम वो सब चीज़ें करेंगे जो एक इंसान होने के नाते हमें भारत का संविधान अधिकार देता है। लेकिन रवायतें हैं जो राजस्थान में, चाहे जातिवाद को लेकर, घोड़ी पर नहीं चढ़ने को लेकर, घुड़चढ़ी नहीं करने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, और जो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पूरे झकझोर देते हैं दलित समाज को। पूरे देश दुनिया में खबरें आती हैं। इंद्र मेघवाल का क्या कसूर था? वो बालक था, पानी पी लिया स्कूल में, उसकी जान ले ली गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में जो जाति का भेद है वो पूरे देश में व्याप्त है, और प्राथमिक शालाओं से लगा करके आप अगर IITs, IIM और बड़े इदारों को देखेंगे, इन तमाम जगहों पर दलित स्टूडेंट को भेदभाव सहन करना पड़ रहा है। तो इंद्र के मामले में, चूंकि अगर आप राजस्थान में जाएंगे या हिंदी बेल्ट के तमाम जगहों पे जाएंगे, वहाँ पर दलित बच्चों को पानी पीने की जो व्यवस्था है, या तो वो अलग तरीके से रखी जाती है, या फिर उनको मटका वगैरह या नल वगैरह छूने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये एक घटना नहीं है। इंद्र मेघवाल की जो घटना है वो तो चूंकि बाहर आ गई घटना, और पूरे देश ने उस पर बात रखी, इसलिए इतनी बड़ी बात बन गई। आप अगर एक स्वतंत्र सर्वे कीजिए तो आप पाएंगे कि हर स्कूल में, और ख़ास तौर पे जो रूरल एरिया में स्कूलें हैं, हर स्कूल में पानी पीने में भेदभाव है, मिड डे मील में भेदभाव है,
आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरण में भेदभाव है, पंचायत में। नरेगा में जो पानी पिलाने की जो मजदूर बैठते हैं उनमें भेदभाव है। तो भेदभाव की व्यवस्था सब तरफ है। इंद्र का मामला एक मामला नहीं है। इंद्र जैसे मामले मुझे लगता है कि हर स्कूल में हैं और वो बहुत भयानक स्थिति है। लेकिन सर 2-4 में हम देख रहे हैं जो मेघवाल जाति है इसको बहुत निशाने पे लिया जा रहा है सर। मैं सोचता हूँ कि जो जाति जिस प्रदेश में वोकल होती है, मेजॉरिटी में होती है और डॉक्टर अंबेडकर के पथ पे चलने की कोशिश करती है, वो जाति वहाँ पे टारगेट में आ जाती है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, वहाँ जाटों को जिस तरीके से निशाने पे लिया जा रहा है। आप बिहार में देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है। महारों को महाराष्ट्र में किया जा रहा है, वनकरों को और रोहितों को गुजरात में किया जा रहा है। तो राजस्थान में भी, पश्चिम राजस्थान में जहाँ मेघवाल मेजॉरिटी में है वहाँ वो टारगेट पे हैं। पूर्वी राजस्थान में जहाँ पे बैरवा और जाटो मेजॉरिटी में है वो टारगेट पे हैं। जहाँ रेगर कम्युनिटी है वो टारगेट पे हैं। शहर में जहाँ पर हिम्मत के साथ वाल्मीकि खड़ा है वहाँ वाल्मीकि जाति टारगेट पे है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई एक जाति टारगेट पे है। दरअसल जब भी कोई भी समुदाय तन करके खड़ा होगा स्वाभिमान से और आइडियोलॉजी पे चलने की कोशिश करेगा और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलेगा, वो टारगेट पर आएगा। आप गुलाम बन करके पुश्तैनी धंधा करते रहिए, आपको हिंदू समाज में बहुत अच्छा स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। आप धोबी हैं, कपड़ा धोते रहिए। आप चमार हैं तो चमड़ा छिलते रहिए। आप अगर वाल्मीकि हैं तो सफाई करते रहिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि नहीं हम झाड़ू नहीं पकड़ने वाले, हम कलम पकड़ने वाले हैं, आप कहेंगे कि नहीं तुम्हारा कपड़ा हम क्यों साफ करेंगे या तुम्हारी गाय को हम क्यों छीलेंगे, तुम्हारी माताजी को तुम रखो, जैसे ही आप ये प्रतिरोध दर्ज करेंगे आप टारगेट पे आ जाएंगे। राजस्थान में सर गुर्जर जाति है, वो आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है जहाँ तक हम देखते हैं, लेकिन वो भी अपराध करता है एससी पर। राजस्थान में वो ओबीसी में आता है वहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि आज की बातचीत में भी मैंने एक चीज़ कही, शायद आपने ध्यान दिया होगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार में 80% केसेस के एक्यूज्ड जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आ रहे हैं। यानी जो पिछड़ा है वो दलितों पर अत्याचार करने में अगड़ा है, और न केवल अत्याचार कर रहा है बल्कि वो छुआछूत भी कर रहा है। और हिंदुत्व की जो लाश है, ये पूरा जो कम्युनल चीज़ है, उसको आगे ले जाने का काम भी ओबीसी के लोग कर रहे हैं। और ओबीसी में जो लठेत जातियां हैं उन्होंने दलितों का बहुत जगहों पे जीना हराम कर रखा है। और इस पर मुझे लगता है कि पिछड़े समाज के नेताओं को सोचना चाहिए। जो वो बात कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों की एकता बननी चाहिए, वो एकता तब तक नहीं बन सकती है जब तक हमारे लोगों पर आप अत्याचार करेंगे। कहीं जाट, कहीं पे गुज्जर, कहीं पे यादव, कहीं पे पटेल, कहीं पे पाटिल, कहीं पे मराठा, वो ये जो और आप नीचे जाएंगे तो गाउंडर, वनियार, ये तमाम रेड्डी, खम्मा, तो पूरे देश भर का अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में जो वर्गीय चेतना आनी चाहिए और जो मानवता और बराबरी की बात उनकी तरफ से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। और उनके बीच में सर्वाधिक काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सारी बंदूक की नाल तो हम ब्राह्मणवाद की तरफ लगाए हुए हैं, सवर्णों की तरफ लगाए हुए हैं। तो हम ये बात उठा रहे हैं वो धर्म का और कास्ट का, न केवल धर्म का। मैं सोचता हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र बनाने की सर्वाधिक जल्दी जितनी ब्राह्मण बनिया राजपूत को नहीं है, उतनी पिछड़ों में से लठे जातियों को है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, उससे पहले आप मुझे मारो। वो तो सहानुभूति खूब ले रहे हैं दलितों की। कहने से क्या होता है? किसी ने मारा उनको? मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे मारो और दलितों को मत मारो, इससे कुछ हुआ क्या? वो तो देखिए, वो तो किताब भी लिख रहे हैं और उन्होंने कहा सफाई कर्म जो है वो बहुत आनंद का और पवित्र और श्रेष्ठ और ईश्वरीय काम है। तो हम उनकी बात पे यकीन करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल ये जो जबानी जमा खर्च है, इस लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। आप ऐसी भावनात्मक अपीलें मत करिए। इस देश में एक पूरा मैकेनिज्म है दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो, एट्रोसिटी का जो एक्ट बना हुआ है उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करिए नीचे तक। हमको उतना ही चाहिए। संविधान को लागू करिए, भेदभाव की व्यवस्था को
ख़त्म करिए, हम ये चाहते हैं। आपके ये प्रवचन नहीं चाहिए कि आप अपील करें कि ये हमें सदा सहायता नहीं चाहिए, आपकी भावनात्मक अपील नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि संविधान को लागू किया जाए। सर, जो SC/ST कोटे से चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, आखिर वो कितना काम कर रहे हैं दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो कोटे से चुनकर जाते हैं सदन में? मैंने आज भी कहा और कई मौक़ों पे मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो राजनीतिक आरक्षण है, वो राजनीतिक आरक्षण जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं साबित हो रहा है। क्योंकि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके लोग जाते हैं वो सबसे कमज़ोर लोग होते हैं। क्योंकि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर जो दलित है वो तो बिखर जाता है। क्योंकि उन्हीं जातियाँ उपजातियों में से कई सारे उम्मीदवार बनते हैं, टिकटों की दौड़ में और इन सारी चीज़ों में आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो वहाँ समाज एकजुट नहीं होता बल्कि कमज़ोर हो जाता है। और फिर कोई एक जाति जो वहाँ बड़ा समूह है वो जाति नोट भी देती है, वोट भी देती है, सपोर्ट भी देती है और टिकट भी लाती है। तो वो व्यक्ति जिसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके समुदाय का है लेकिन वो व्यक्ति आपका नहीं है, क्योंकि वो किसी और का चुना हुआ व्यक्ति है और वो किसी की मेहरबानी पर है, तो वो व्यक्ति हमारा नहीं है। वो वहाँ बैठा ज़रूर है, वो हमारी जगह घेरे हुए हैं, वो हमारे लिए कुछ खास काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, इसको दोबारा सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो ये पूरा रिजर्वेशन है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। इस पर रीथिंक करने की ज़रूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।